नमस्कार, मैं पूनम शर्मा भारत की कुंज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भाई परमानंद कॉलोनी वार्ड नंबर 13 राजीव खुराना जी से खास बातचीत करते हैं कांग्रेस के मुद्दे को लेकर के। नमस्कार सर। सर, ये आप बताना चाहें कि आप जो हैं पहले सेवा करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, जो हमने अभी आपका सर्वे किया था पीछे से, आपको ये जो टिकट मिली है किस किस काम को लेके, क्या आपको जनता ने किस तरह से सराहा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। देखो जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ और मैं दल बदलू नहीं हूँ। आज मुझे 18 साल हो गए। यूथ कांग्रेस से मैंने अपनी शुरुआत की थी और आज मैं जिला अध्यक्ष के साथ भी काम करता हूँ अपने, और अभी भी लोगों की सेवा में ही करता हूँ और करता रहूँगा। चाहिए नहीं कि मैंने टिकट के लिए ये सब करा, ये तो मेरे को पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। सर, अभी तक आपने यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं? कांग्रेस जैसे अभी फिलहाल बहुत पीछे हो चुकी है और कांग्रेस से अभी तक लोगों का विश्वास हट चुका है, लेकिन अभी तक जो देखने में आ रहा है कि जनता कुछ बदलाव चाहती है, उस बदलाव पर आप कितने खरे उतरेंगे? मैं तो जो मैं कर सकता हूँ, और ये तो एमसीडी का इलेक्शन है, एमसीडी में जो मेरे कार्य हैं मैं तो उन्हीं के लिए मैं करूँगा। जैसे साफ़ सफाई है, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, सीवेज सिस्टम है, ये सब नहीं होता। लोग परेशान हैं इस चीज़ से। आपने देखा होगा, कभी आज तक आपने कभी सुना है कि कांग्रेस के टाइम पे सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हो तनख्वाह के लिए? कभी आज तक इतने 70 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। ये दोनों सरकारें जब से आई हैं, ये सिर्फ आपस में लड़ रही हैं और जनता का पैसा खराब कर रही हैं और वक्त खराब कर रही हैं। ये मेरे को कोई समझाने की आपको जरूरत नहीं। आप भी दिल्ली में रहते हो, आपको भी ये सब पता है। कभी आपने फेस करा था कि कूड़ा आपके घर में जमादार फेंक गए हैं गुस्से में आकर? जो हुआ है आपके सामने हुआ है, और एक बार नहीं, ये सैकड़ों बार हो चुकी है हड़ताल, और आज ये उसी कूड़े को मुद्दा बना रहे हैं कि हम कूड़े का ढेर हटाएंगे या वो करेंगे। आज तक 8 साल में केजरीवाल जी को कभी याद नहीं आया कूड़े के ढेर। अब जैसे एमसीडी इलेक्शन आए हैं तो इनको कूड़े के पहाड़ याद आ गए। लेकिन सर, जैसे केजरीवाल जी बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, लेकिन जो एक पॉइंट पे अगर ऊपर आता है तो पूरा का पूरा बिल लगा दिया जाता है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज को, इस कंडीशंस को जो सामने रखी गई है जनता के सामने, इसको आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह से लेके आएंगे? देखो जी, कुछ मुफ्त नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे सरसों का तेल 120 या 80 या 90 ये रेट चलता था। आज वो 200 रुपये लीटर हो गया सरसों का तेल। सिलेंडर 500, 550, 600 तक का होता था लास्ट। आज 1050 का या 1100 के बीच में चल रहा है। तो कहाँ से आप बिजली और पानी की मुफ्त की बात करते हो? और आज मुझे 8 साल हो गए हैं, केजरीवाल सरकार दिल्ली में है, मेरे घर का बिल आज तक 3 से 4 हज़ार से कम नहीं आया बिजली का। 70-75 हज़ार रुपये मेरा पानी का बिल आया हुआ है, जबकि हम दो प्राणी है घर में रहने के लिए, जैसे मियाँ बीवी और 2 मेरे बच्चे। तो आप इससे अंदाजा लगाओ मुफ्त क्या है, क्या मुफ्त है? क्या मुफ्त से पहले जीएसटी था? जैसे ये चीजें मुफ्त करी, जीएसटी का भार डाल दिए सर जनता के ऊपर। आप भी भरते होगे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। लेकिन सर, जीएसटी तो मनमोहन सिंह जी भी लाने वाले थे। तो मनमोहन सिंह जी लाने वाले थे। मनमोहन सिंह जी ने जो प्रक्रिया बनाई थी वो बहुत छोटी थी, उसमें कोई इतना बड़ा रेट नहीं था जो आज ये चार्ज कर रहे हैं जी। आज के टाइम में जैसे दूध, दही, खाने वाली चीजों पर भी जीएसटी लग चुका है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो आप सरकार में किस हद तक इसके लिए आवाज उठाते हैं? महंगाई को लेके आपका क्या जोर रहेगा? देखो जी, जब से केजरीवाल आया है, सड़कों पे कभी भी आपने उसको महंगाई के लिए प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा आज तक। 8 साल के अंदर कभी उसने बोला है कि मोदी सरकार ने ये चीज़ कर दी है तो मैं एक चीज़ हटा दूंगा? दोनों जगह जीएसटी बराबर जाता है, वो भी खा रहा है और वो भी खा रहे हैं। तो हम तो सबसे पहले जो जनता के सुख का और जनता की जेब ना जिसमें कटे, हम वो काम करेंगे। आप भी महिला हैं, आपको भी पता है आपके जेब खर्च पे कितना असर पड़ा होगा केजरीवाल के आने के बाद। ये कोई झूठ नहीं है। आपकी बिजली, आप घर की बिजली जलाओगे मत तो बिजली का बिल आएगा ही नहीं, लेकिन जब बिजली जलेगी तो बिल तो आएगा ही आएगा। लोग अंधेरे में तो रहेंगे नहीं, पानी के बिना तो रह नहीं सकते लोग। तो ये तो सिर्फ एक भ्रम है। शिक्षा पहले भी मुफ्त थी, शीला दीक्षित के टाइम पे सब कुछ होता था, स्कूलों के अंदर हर चीज मिलती थी, पेंशन मिलती थी। अब दिल्ली सरकार कोई पेंशन नहीं देती, ना एमसीडी सरकार कोई पेंशन देती है। कांग्रेस के टाइम पे दोनों जगह से पेंशन मिलती थी, विधवाओं को भी और बुजुर्गों को भी। आज आप बताओ कहाँ है वो पेंशन? जीएसटी से इतना पैसा इनके पास आ रहा है तो वो लोगों को क्यों नहीं दे रहे? उसका सुख सुविधा क्यों नहीं मिल रही? क्यों महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही? यानी कि आपका मानना है कि अगर जैसे आप
इस एरिया में अपने निगम पार्षद चुने जाते हैं, सफाई के साथ साथ आप युवा वर्ग के लिए क्या करना चाहेंगे, उसके लिए क्या आवाज उठाएंगे आप? मेरे को जो पावर मिलेगी, जो एमसी मैंने अगर मैं जीता हूं तो मैं निगम पार्षद बनूंगा। जो निगम पार्षद के कार्य होते हैं वो मैं एक एक करके पूरे निभाऊंगा। जो युवा के लिए कुछ हो सकेगा मैं युवाओं के लिए भी करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे सफाई का मुद्दा है, नालियों का मुद्दा है। नालियां टूटी हुई हैं इतने सालों से, गंदा नाला हमारे पड़ोस में पड़ता है, उसका कोई इंतजाम नहीं है आज तक। जी बिल्कुल, जैसे देखा गया है बारिश होती है तो यहाँ पे एकदम नालियां ऐसे भर जाती हैं, गलियां जैसे कोई तालाब बह रहा है। तो इसके ऊपर आप मतलब पूरा वर्क करना चाहिए। अब आप देखिए ना, भाजपा की जब निगम में सरकार थी तो हमारे क्षेत्र में दो मेयर थे यहाँ से जीते हुए। मेयर वो होता है एमसीडी का राजा होता है। अगर वो चाहते तो इस क्षेत्र को एकदम चमका सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी आप मुखर्जी नगर चले जाओ, इंदिरा विहार चले जाओ, हकीकत नगर चले जाओ, कहीं भी हर वक्त बारिश का पानी जमा होता है। आज तक नालियों का कोई समाधान नहीं है, सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं हुआ। 15 साल से ये राज कर रहे हैं ना भाजपा के, और हमारे भी निगम पार्षद थे यहाँ पे, और निगम पार्षद के साथ साथ उनको मेयर की भी उपाधि मिली। वो तब भी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए। मुखर्जी नगर से लेके आप जीटीबी नगर तक का राउंड मार लेना, आपको दिख जाएगा कि निगम ने क्या हाल करा है और दिल्ली सरकार ने कौन सी सड़कें बनाई हैं पिछले 8 सालों में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता बाखूबी जानती है चीजें। चलिए, जैसे आपने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर दिलों पर राज किया है, तभी आपको आज ये टिकट मिली है। हाँ जी। उम्मीद करते हैं कि आप भाई परमानंद कॉलोनी की जनता पर भी इसी तरह से दिलों पर राज करते रहेंगे। आइए बात करते हैं रुचि जी से। रुचि मैम, जैसे कि हमने देखा है कि आप बहुत सक्रिय रही हैं अपने महिलाओं को लेकर के, बहुत अच्छे से आपने काम किया है। महिलाओं को लेके आपका क्या कहना है? जो आजकल महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहती हैं? किस हद तक आप आवाज उठाना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने देखा ग्राउंड लेवल पे आके काम किया, लोगों महिलाओं से मिली, एक पाठशाला भी चलाई बच्चों की, वहाँ पे मैंने जो है एक्चुअली खाना तो हर कोई खाता है, एक गरीब के लिए एक पिज़्ज़ा बर्गर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मैंने उनको पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट करे, राइस बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब मैंने उनकी मेन बात जब देखी, उनको देखा, एक तो उनकी शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एक हमारे यहाँ पर सेफ्टी, जो रात को महिलाएं आज़ादी से घूम नहीं सकती है। इनफैक्ट अगर मैं भी बाहर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी 10 बार ही फ़ोन करके मुझसे पूछेंगे कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। जो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है हमारे दिल्ली के अंदर, स्पेशली चाहे आप केजरीवाल जी की मैं बात करूं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, वो जो एक रेप केस हुआ था एक बच्ची को लेकर के, और बीजेपी वालों ने भी, स्मृति ईरानी जी ने बहुत इस बात को उछाला था। आज मैं पूछती हूँ, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लेके अब तक उन्होंने कितनी सेफ्टी दे दी महिलाओं को? किस बच्ची को सेफ्टी दे दी? या आप कह दीजिए केजरीवाल, जो एक आम जनता के बीच से उठ करके आए थे, जिन्होंने बड़े मुद्दे उठाए थे, हम ये हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे, हम गाड़ी में नहीं घूमेंगे, हम उसके सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज वो कहाँ है? आप बताइए ना, कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसमें वो नहीं घूमते? मैम, जैसे कि इस समय आप देखिएगा कि कांग्रेस के राज में शायद धर्म के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं होती थी, लेकिन इस समय धर्म को लेके बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत सबको पता है, इसमें मैं क्या, पूरी जनता सब जानती है कि एक बीजेपी ऐसी सरकार है जिसने हमेशा हिंदू और मुसलमानों की बात छेड़ी है। धर्म की जात पे उन्होंने राजनीति करी है और आगे भी वो ही करते रहेंगे। ये हमारी ही कांग्रेस की सरकार थी जहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि यहाँ पर हम जो है सबको इकट्ठे लेके चलते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में चारों भाई भाई, यही बात उठी थी इंदिरा गांधी जी का। यही बहुत बड़ा स्लोगन था जो हम किताबों में भी पढ़ते आते हैं। आज यही बात को उन्होंने आगे क्यों नहीं रखा? यहाँ पे हमेशा धर्म की नाम की राजनीति क्यों करी जाती है? लेकिन वोटिंग के समय तो सर मैम ये धर्म सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और कुछ कई बारी नेता, ये कांग्रेस के नेता भी जो हैं, कई बारी इस लपेटे में आ जाते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? कि आपकी तरफ से तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आने वाले टाइम में दिखाई देता है, तो आप क्या आवाज़ उठाएंगे इसके बारे में? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारे टाइम पे अगर हमारी सरकार आई तो इस बात की श्योरिटी ज़रूर है कि हमारी सरकार कभी इस मुद्दे को उठाएगी नहीं, क्योंकि ये जो मुद्दा था धर्म की नाम की राजनीति, ये कांग्रेस सरकार ने कभी करी ही नहीं थी, तो ये मुद्दा तो उठेगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। और बाय चांस अगर उस केस में उठ भी जाता है तो हमें नहीं लगता
कि इस बात को हम इतना उछालेंगे कि हम इसके नाम की जाकर के वोटिंग मांगेंगे, हम हार मंजूर कर लेंगे, लेकिन अब धर्म के नाम की राजनीति कभी नहीं करेंगे, ना हमने कभी करी थी ना करेंगे। आप भी एक महिला हैं, रसोई का बजट आपने देखा होगा कि हर महिला की रसोई का बजट हिल चुका है। अभी 1053 का जैसे कि अभी सिलेंडर का रेट है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस की पार्टी केंद्र में आती है या आपके जो भी आने वाली सरकार में आती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इसमें किस हद तक आवाज़ उठाएगी? अभी जैसे गुजरात में भी उन लोगों ने अलाउ किया है कि 500 रुपये तक का जो है सिलेंडर हो जाएगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बोला है वो जरूर करेंगी सरकार, इतना तो पक्का है। यानी कि श्योरिटी है कि 500 रुपये होगा? बिल्कुल है, क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, आज आप एक बच्चे से पूछिए कि दिल्ली का विकास जो आज आप फ्लाईओवर या सीएनजी बसेस में या मेट्रो में घूमते किसकी देन है? एक बच्चा भी उठेगा बोलेगा ये शीला दीक्षित जी की देन है। वो ये नहीं कहेगा कि ये बीजेपी सरकार की देन है, मोदी सरकार की देन है या ये केजरीवाल जी की देन है। ठीक है, ये जो आप कहते हैं ना महंगाई को लेकर के, महंगाई तो वाकई ही एक ऐसा मुद्दा था जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने कितने प्रदर्शन करे, कितनी आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक कभी भी, जैसे मेरे राजीव खुराना जी ने बोला कि आज तक कभी भी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। जहाँ पर वो टैक्स कम कर सकती है, मैं जाती रहती हूँ, मैंने देखा है, आप जीएसटी अलग देते हो, आप सर्विस टैक्स एक अलग से देते हो और एक वैट अलग से देते हो, 3 टैक्स आप देते हो जब आप एक रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हो। और वहाँ पर जब मेरे सामने बिल आते हैं ना, और उनको पता है कि मेरे सर्कल से सबको पता है बिलोंग टू पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो मैं ये होती हूँ जो वहाँ पे टैक्स जो है, जहाँ पर हमारा सर्विस टैक्स कम हो सकता है, मैं कर जीएसटी देना है वो देना है, वैट जो देना है, लेकिन सर्विस टैक्स इस बात का वो आप क्यों दे रहे हो? मैम, भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, आप पार्टी से जुड़े हैं, आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा किस हद तक रंग ले पाएगी आने वाले टाइम में? बहुत अच्छा रंग लेके आएगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, जिससे लोग हमें देखते हैं, हमसे जुड़ते हैं, और जहाँ जहाँ हमारे वर्कर्स गए भी हुए हैं, हमारे कलीग्स गए रखे हैं, बहुत आपने देखा होगा, कभी पीछे पूजा भट्ट जी ने भी ज्वाइन करी थी, तो इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स और कोई आ ही नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे खास बातचीत करके कि आपने किस मुद्दों पे आपने बहुत जोर दिया, खासकर बेरोजगारी, महंगाई। उम्मीद करते हैं कि आप भाई परमानंद कॉलोनी में आप इसी तरह से जनता के दिलों पर राज करते रहेंगे। बने रहिएगा भारत की गूंज के साथ। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा भारत की गूंज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भाई परमानंद कॉलोनी वार्ड नंबर 13 राजीव खुराना जी से खास बातचीत करते हैं कांग्रेस के मुद्दे को लेकर के। नमस्कार सर, ये आप बताना चाहें कि आप जो हैं पहले सेवा करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, जो हमने अभी आपका सर्वे किया था पीछे से, आपको ये जो टिकट मिली है, किस किस काम को लेके, क्या आपको जनता ने किस तरह से सराहा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए प्लीज़। देखो जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ और मैं दल बदलू नहीं हूँ। आज मुझे 18 साल हो गए, यूथ कांग्रेस से मैंने अपनी शुरुआत की थी और आज मैं जिला अध्यक्ष के साथ भी काम करता हूँ अपने, और अभी भी लोगों की सेवा में ही करता हूँ और करता रहूँगा। चाहिए नहीं कि मैंने टिकट के लिए ये सब करा, ये तो मेरे को पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। सर, अभी तक आपने यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं? कांग्रेस जैसे अभी फिलहाल बहुत पीछे हो चुकी है और कांग्रेस से अभी तक लोगों का विश्वास हट चुका है, लेकिन अभी तक जो देखने में आ रहा है कि जनता कुछ बदलाव चाहती है, उस बदलाव पर आप कितने खरे उतरेंगे? मैं तो जो मैं कर सकता हूँ, और ये तो एमसीडी का इलेक्शन है, एमसीडी में जो मेरे कार्य हैं मैं तो उन्हीं के लिए मैं करूँगा। जैसे साफ़ सफाई है, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, सीवेज सिस्टम है, ये सब नहीं होता, लोग परेशान हैं इस चीज़ से। आपने देखा होगा, कभी आज तक आपने कभी सुना है कि कांग्रेस के टाइम पे सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हो तनख्वाह के लिए? कभी आज तक, इतने 70 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हुआ। ये दोनों सरकारें जब से आई हैं, ये सिर्फ आपस में लड़ रही हैं और जनता का पैसा खराब कर रही हैं और वक्त खराब कर रही हैं। ये मेरे को कोई समझाने की आपको जरूरत नहीं, आप भी दिल्ली में रहते हो, आपको भी ये सब पता है। कभी आपने फेस करा था कि कूड़ा आपके घर में जमादार फेंक गए हैं गुस्से में आकर? जो हुआ है आपके सामने हुआ है, और एक बार नहीं है, सैकड़ों बार हो चुकी है हड़ताल, और आज ये उसी कूड़े को मुद्दा बना रहे हैं कि हम कूड़े का ढेर हटाएंगे या वो करेंगे।
आज तक 8 साल में केजरीवाल जी को कभी याद नहीं आया कूड़े के ढेर। अब जैसे एमसीडी इलेक्शन आए हैं तो इनको कूड़े के पहाड़ याद आ गए। लेकिन सर जैसे केजरीवाल जी बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, लेकिन जो एक पॉइंट पे अगर ऊपर आता है तो पूरा का पूरा बिल लगा दिया जाता है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज को, इस कंडीशंस को जो सामने रखी गई है जनता के सामने, इसको आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह से लेके आएंगे? देखो जी, कुछ मुफ्त नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे सरसों का तेल 120 या 80 या 90 ये रेट चलता था, आज वो 200 रुपये लीटर हो गया सरसों का तेल। सिलेंडर 500, 550, 600 तक का होता था लास्ट, आज 1050 का या 1100 के बीच में चल रहा है। तो कहाँ से आप बिजली और पानी की मुफ्त की बात करते हो? और आज मुझे 8 साल हो गए हैं, केजरीवाल सरकार दिल्ली में है, मेरे घर का बिल आज तक 3 से 4 हज़ार से कम नहीं आया बिजली का। 70-75 हज़ार रुपये मेरा पानी का बिल आया हुआ है, जबकि हम दो प्राणी है घर में रहने के लिए, जैसे मियाँ बीवी और 2 मेरे बच्चे। तो आप इससे अंदाजा लगाओ मुफ्त क्या है, क्या मुफ्त है? क्या मुफ्त से पहले जीएसटी था? जैसे ये चीजें मुफ्त के लिए जीएसटी का भार डाल दिए सर जनता के ऊपर। आप भी भरते होगे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी है। आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। लेकिन सर जीएसटी तो मनमोहन सिंह जी भी लाने वाले थे। तो मनमोहन सिंह जी लाने वाले थे। मनमोहन सिंह जी ने जो प्रक्रिया बनाई थी वो बहुत छोटी थी, उसमें कोई इतना बड़ा रेट नहीं था जो आज ये चार्ज कर रहे हैं। जी, आज के टाइम में जैसे दूध, दही, खाने वाली चीजों पर भी जीएसटी लग चुका है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो आप सरकार में किस हद तक इसके लिए आवाज उठाते हैं? महंगाई को लेके आपका क्या जोर रहेगा? देखो जी, जब से केजरीवाल आया है सड़कों पे कभी भी आपने उसको महंगाई के लिए प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा। आज तक 8 साल के अंदर कभी उसने बोला है कि मोदी सरकार ने ये चीज़ कर दी है तो मैं ये चीज़ हटा दूंगा। दोनों जगह जीएसटी बराबर जाता है, वो भी खा रहा है और वो भी खा रहे हैं। तो हम तो सबसे पहले जो जनता के सुख का और जनता की जेब ना जिसमें कटे, हम वो काम करेंगे। आप भी महिला हैं, आपको भी पता है आपके जेब खर्च पे कितना असर पड़ा होगा केजरीवाल के आने के बाद। ये कोई झूठ नहीं है। आपकी बिजली, आप घर की बिजली जलाओगे मत तो बिजली का बिल आएगा ही नहीं, लेकिन जब बिजली जलेगी तो बिल तो आएगा ही आएगा। लोग अंधेरे में तो रहेंगे नहीं, पानी के बिना तो रह नहीं सकते लोग। तो ये तो सिर्फ एक भ्रम है। शिक्षा पहले भी मुफ्त थी, शीला दीक्षित के टाइम पे सब कुछ होता था, स्कूलों के अंदर हर चीज मिलती थी, पेंशन मिलती थी। अब दिल्ली सरकार कोई पेंशन नहीं देती, ना एमसीडी सरकार कोई पेंशन देती है। कांग्रेस के टाइम पे दोनों जगह से पेंशन मिलती थी, विधवाओं को भी और बुजुर्गों को भी। आज आप बताओ कहाँ है वो पेंशन? जीएसटी से इतना पैसा इनके पास आ रहा है तो वो लोगों को क्यों नहीं दे रहे? उसका सुख सुविधा क्यों नहीं मिल रही? क्यों महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही? यानी कि आपका मानना है कि अगर जैसे आप इस एरिया में अपने निगम पार्षद चुने जाते हैं, सफाई के साथ साथ आप युवा वर्ग के लिए क्या करना चाहेंगे? उसके लिए क्या आवाज उठाएंगे आप? मेरे को जो पावर मिलेगी, जो अगर मैं जीता हूं तो मैं निगम पार्षद बनूंगा। जो निगम पार्षद के कार्य होते हैं वो मैं एक एक करके पूरे निभाऊंगा। जो युवा के लिए कुछ हो सकेगा मैं युवाओं के लिए भी करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे सफाई का मुद्दा है, नालियों का मुद्दा है। नालियां टूटी हुई है इतने सालों से, गंदा नाला हमारे पड़ोस में पड़ता है, उसका कोई इंतजाम नहीं आज तक। जी बिल्कुल, जैसे देखा गया है बारिश होती है तो यहाँ पे एकदम नालियां ऐसे भर जाती हैं, गलियां जैसे कोई तालाब बह रहा है। तो इसके ऊपर आप मतलब पूरा वर्क करना चाहिए। अब आप देखिए ना, भाजपा की जब निगम में सरकार थी तो हमारे क्षेत्र में 2 मेयर थे यहाँ से जीते हुए। मेयर वो होता है, एमसीडी का राजा होता है। अगर वो चाहते तो इस क्षेत्र को एकदम चमका सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी आप मुखर्जी नगर चले जाओ, इंदिरा विहार चले जाओ, हकीकत नगर चले जाओ, कहीं भी हर वक्त बारिश का पानी जमा होता है। आज तक नालियों का कोई समाधान नहीं है, सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं हुआ। 15 साल से ये राज कर रहे हैं ना भाजपा के, और हमारे भी निगम पार्षद थे यहाँ पे, और निगम पार्षद के साथ साथ उनको मेयर की भी उपाधि मिली। वो तब भी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए। मुखर्जी नगर से लेके आप जीटीबी नगर तक का राउंड मार लेना, आपको दिख जाएगा कि निगम ने क्या हाल करा है और दिल्ली सरकार ने कौन सी सड़कें बनाई हैं पिछले 8 सालों में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता बाखूबी जानती है चीजें। चलिए, जैसे आपने कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर दिलों पर राज किया है, तभी आपको आज ये टिकट मिली है। हाँ जी। उम्मीद करते हैं कि आप भाई परमानंद कॉलोनी की जनता पर भी इसी तरह से दिलों पर राज करते रहेंगे। आइए बात करते हैं रुचि जी से। रुचि मैम, जैसे कि हमने देखा है कि आप बहुत सक्रिय रही हैं अपने महिलाओं को लेकर के, बहुत अच्छे से आपने काम किया है। महिलाओं को लेके आपका क्या कहना है? जो आजकल महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहती हैं? किस हद तक आप आवाज उठाना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने देखा ग्राउंड लेवल पे आके काम किया, लोगों महिलाओं से मिली, एक पाठशाला भी चलाई बच्चों की, वहाँ पे मैंने
जो है एक्चुअली खाना तो हर कोई खाता है, एक गरीब के लिए एक पिज़्ज़ा बर्गर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने उनको पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट करे, राइस बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब मैंने उनकी मेन बात जब देखी, उनको देखा, एक तो उनकी शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एक हमारे यहाँ पर सेफ्टी, जो रात को महिलाएं आज़ादी से घूम नहीं सकती है। इनफैक्ट अगर मैं भी बाहर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी 10 बार फ़ोन करके मुझसे पूछेंगे कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। जो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है हमारे दिल्ली के अंदर स्पेशली। चाहे आप केजरीवाल जी की मैं बात करूं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, वो जो एक रेप केस हुआ था एक बच्ची को लेकर के, और बीजेपी वालों ने भी, स्मृति ईरानी जी ने बहुत इस बात को उछाला था। आज मैं पूछती हूँ, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक उन्होंने कितनी सेफ्टी दे दी महिलाओं को, किस बच्ची को सेफ्टी दे दी? या आप कह दीजिए केजरीवाल जो एक आम जनता के बीच से उठ करके आए थे, जिन्होंने बड़े मुद्दे उठाए थे, हम ये हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे, हम गाड़ी में नहीं घूमेंगे, हम उसके सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज वो कहाँ है? आप बताइए ना, कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसमें वो नहीं घूमते? मैडम, जैसे कि इस समय आप देखिएगा कि कांग्रेस के राज में शायद धर्म के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं होती थी, लेकिन इस समय धर्म को लेके बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत सबको पता है, इसमें मैं क्या, पूरी जनता सब जानती है कि एक बीजेपी ऐसी सरकार है जिसने हमेशा हिंदू और मुसलमानों की बात छेड़ी है। धर्म की जात पे उन्होंने राजनीति करी है और आगे भी वो ही करते रहेंगे। ये हमारी ही कांग्रेस की सरकार थी जहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि यहाँ पर हम जो है सबको इकट्ठे लेके चलते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में चारों भाई भाई, यही बात उठी थी इंदिरा गांधी जी का। ये बहुत बड़ा स्लोगन था जो हम किताबों में भी पढ़ते आते हैं। आज यही बात को उन्होंने आगे क्यों नहीं रखा? यहाँ पे हमेशा धर्म की नाम की राजनीति क्यों करी जाती है? लेकिन वो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे खास बातचीत करके कि आपने किस मुद्दों पे आपने बहुत जोर दिया, खासकर बेरोजगारी, महंगाई। उम्मीद करते हैं कि आप भाई परमानंद कॉलोनी में आप इसी तरह से जनता के दिलों पर राज करते रहेंगे। बने रहेगा भारत की गूंज के साथ।